आज हम लोग देखेंगे कि सामान्य यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का प्रसंकरण कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए भी एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। वो ट्रिक है कि n इक्वल टू v प्लस m माइनस c प्लस a बाई 2। ठीक, तो ये किसी भी सामान्य यौगिक में जो भी सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, उसका प्रसंकरण हम इसी फॉर्मूला के जरिए कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें कौन क्या क्या है, तो सबसे पहले V क्या है, तो V को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी जो सामान्य यौगिकों में जो भी केंद्रीय परमाणु होगा, उस केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ इनपुट करेंगे। ठीक, जैसे कि ग्रुप 1 आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के जितने भी तत्व हैं, उनके सभी तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 होता है। ठीक, और आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 2 के जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन +2 होता है। ठीक, ये इस ब्लॉक के दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 के जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात V का मान +1 होगा, और ग्रुप 2 के जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन V का मान +2 होगा। ठीक, इसको हम लोग इस ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं, जिसमें दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक, और जो ग्रुप नंबर 3 होता है, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, इसको हम D ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। ठीक, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के तत्वों को हम लोग D ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और चूंकि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरिएबल होता है, ठीक, इसकी वैलेंसी भी वेरिएबल होती है, इसलिए 3 से लेकर 12 तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सही गणना नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब 13 ग्रुप नंबर 13 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन +3 होता है। ग्रुप 13 के जितने भी तत्व है, ठीक, उन सभी तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन V का मान 3 होगा। ग्रुप 14 के जितने भी तत्व है, उन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन +4 होगा। ग्रुप नंबर 15 का होता है +5, ग्रुप नंबर 16 का +6 होता है, ग्रुप नंबर 17 का +7 होता है, ग्रुप नंबर 18 का +8 होता है। ठीक, तो ये आवर्त सारणी के टोटल ग्रुप्स नंबर 18 होता है। तो 1 का +1 होगा, 2 का +2 होगा, 3 से लेकर 12 तक का नहीं होता है। ठीक, ग्रुप 13 का होगा +3, 14 का +4 होगा, 15 का +5, 16 का +6, 17 का +7 होगा, 18 का +8 होगा। ठीक, तो सामान्य यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, यदि केंद्रीय धातु परमाणु ग्रुप 1 का होगा तो उसका V का मान +1 भरेंगे, यदि 2 का हो +2 भरेंगे, 13 का हो +3 भरेंगे V का मान, 14 का होगा +4, 15 का होगा +5, 16 का होगा +6, 17 का होगा +7 होगा, 18 का होगा +8 होगा। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी तत्व के अंतिम सेल में जितना इलेक्ट्रॉन हो, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब चूंकि V क्या है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब यहां पर सेकंड है M, तो यहां पर M है मोनोवैलेंट एटम।
मोनोवैलेंट एटम। तो मोनो का मतलब होता है वन। मोनोवैलेंट एटम वैसा एटम जिसकी वैलेंसी सिर्फ एक हो। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 के तत्वों का जो वैलेंसी होता है वह एक होता है। ग्रुप 1 के जितने भी तत्व है, सोडियम है, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सभी तत्वों का जो वैलेंसी होगा वो +1 होता है। 17 का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि और भी तत्व है, उन सभी तत्वों का वैलेंसी जो होता है +1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर m का मान भरेंगे। यदि ग्रुप 1 का कोई तत्व होगा तो उसका +1 होगा, 17 का होगा तो भी +1 होगा। ठीक, अब C क्या है? थर्ड है C, तो C का मतलब प्लस चार्ज। ठीक ना, इसको हम लोग केटायन बोलेंगे, धन आयन। तो C क्या है? केटायन। यानी यदि वह यौगिक आयन के रूप में होगा तो उस पर जितना धन चार्ज होगा उसका मान यहां पर इनपुट करेंगे। ठीक, और A क्या है? तो A का मतलब एनायन, यानी कि निगेटिव चार्ज। यदि कोई आयन के रूप में होगा, यानी धन ऋण आयन के रूप में होगा, तो उस पर जितना ऋण आयन होगा वहां A का मान इनपुट करेंगे। ठीक, और सभी के मान को भी M, C, A इन सभी मान को भरकर और उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हमारा N का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर N क्या है? तो N का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या होती है। ठीक, यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल का मान, यदि n का मान 2 हो, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल का मान 2 हो, तो इसका प्रसंकरण होता है sp। ठीक, और यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल n का मान 3 हो जाए तो इसका होता है sp2 होगा। 4 हो तो इसका होगा sp3 होगा। 5 हो तो इसका होता है sp3d होगा। 6 हो तो इसका होगा sp3d2 होगा। 7 हो तो इसका होगा sp3d3 होता है। ठीक, सभी के मान को भरकर यदि इसका मान यदि 2 हो जा रहा है तो इसका n का मान होगा, यदि 2 तो इसका प्रसंकरण समझेंगे sp होगा। 3 होगा तो sp2, 4 हो तो sp3, 5 हो तो sp3d, 6 हो तो sp3d2, 7 हो तो sp3d3, 7 तक ही होता है। ठीक, तो किसी भी सामान्य यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का प्रसंकरण निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है n = v + m - c + a/2, जहां v क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन है। m है मोनोवैलेंट एटम, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के तत्वों को कहते हैं जिसकी वैलेंसी 1 होती है। एक d होता है डाईवैलेंट एटम, तो डाईवैलेंट एटम होता है ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 16 के तत्वों को हम लोग डाईवैलेंट एटम कहते हैं जिसकी वैलेंसी 2 होती है। ठीक, C क्या है? केटायन, धन चार्ज। A क्या है? एनायन, ऋण चार्ज है। और N है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, तो यही आपका ट्रिक है, n = v + m - c + a/2। ठीक, और 2-4 उदाहरण हम दे रहे हैं। ठीक ना, बता रहे हैं कैसे आएगा, प्रसंकरण कैसे निकालेंगे। ठीक, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि XeF2, इसका नाम होगा जेनॉन डाइफ्लोराइड। ठीक, अब इस जेनॉन डाइफ्लोराइड में सबसे पहले चिन्हित करेंगे कि केंद्रीय परमाणु कौन है। ठीक ना, तो किसी भी सामान्य यौगिक में जिसकी परमाणुता कम होगी उसी को माना जाएगा केंद्रीय परमाणु। तो XeF2 में सबसे कम परमाणुता जेनॉन का है। ठीक, तो इसी को हम
सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु मानेंगे। ठीक, केंद्रीय परमाणु पहचानने का और भी ट्रिक है, जैसे कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर भी पहचाना जाता है। तो HCF2 में केंद्रीय परमाणु आपका जेनॉन है, सेंट्रल एटम जेनॉन है, और इसी जेनॉन का हमें प्रसंकरण निकालना है। ठीक, तो निकालने के लिए फॉर्मूला है कि M = V + M - C + A/2। तो V क्या है? V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम जेनॉन है और इस जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो सबसे पहले कि जेनॉन हम पहचानेंगे कि किस ग्रुप का है। तो जेनॉन आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 18 का ये तत्व है। ठीक, तो ग्रुप 18 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन +8 होता है। तो इसलिए V का मान जेनॉन के लिए क्या होगा? +8 लिखेंगे। V का मान 8। सेंट्रल एटम जेनॉन है, यानी जेनॉन ग्रुप 18 का है, तो ग्रुप 18 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, इसलिए V का मान 8 प्लस है, प्लस का सिंबल देंगे। उसके बाद M है, तो M का मतलब मोनोवैलेंट एटम। ठीक, मोनोवैलेंट एटम ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के तत्वों को कहते हैं। तो इसमें ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ग्रुप 17 का है। ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ग्रुप 17 का तत्व है। ठीक, तो इसको मोनोवैलेंट एटम बोलेंगे। ठीक ना। अब इसमें फ्लोरीन की परमाणुकता कितनी है? 2 है, तो M का मान कितना होगा? 2 होगा। ठीक, फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है। M क्या है? मोनोवैलेंट एटम। ठीक, तो इसमें मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन है, तो इस फ्लोरीन की परमाणुकता 2 है, तो M का मान कितना होगा? 2। माइनस है, माइनस लगाएंगे। C क्या है? कैटायन, धन चार्ज। क्या इस यौगिक पर कोई धन चार्ज है? नहीं है, तो C का मान 0। प्लस A क्या है? एनायन, ऋण चार्ज, माइनस। इस पर माइनस भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मान भी 0 और बाई 2, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो n = 8 और 2 हो गया 10, ये तो आपका कट जाएगा बाई 2, तो 2 से कटाएंगे 10, यानी 2 बचे 10, तो n का मान कितना होगा? 5। अभी बताए थे यदि n का मान 5 हो तो इसके लिए प्रसंकरण होगा sp3d होगा। तो n का मान 5 है, इसलिए इस जेनॉन डाइफ्लोराइड में सेंट्रल एटम जेनॉन का जो प्रसंकरण होगा वह होगा sp3d होगा। ठीक, sp3d होगा। ठीक ना। तो ऐसे ही इसको निकाला जाएगा। ठीक, एक और उदाहरण हम ले रहे हैं। अगला है कि XeF4 यानी कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो इसमें भी सेंट्रल एटम जेनॉन होगा, क्योंकि इसकी परमाणुकता इस यौगिक में सबसे निम्न है, तो इसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे, इसी को, जेनॉन को। तो इसका प्रसंकरण क्या होगा? तो N बराबर है फॉर्मूला V। तो फिर जेनॉन का ये जो जेनॉन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन +8 होगा, क्योंकि ये ग्रुप 18 का है, तो ग्रुप 18 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, प्लस M मोनोवैलेंट एटम, फिर फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, तो इसमें फ्लोरीन की परमाणुकता 4 है, तो M का मान 4, माइनस कैटायन, कोई धन चार्ज इस पर नहीं है तो 0, प्लस कोई माइनस वाला चार्ज इस पर नहीं है तो +0 और बाई 2 कर देंगे। ठीक, तो N बराबर 8 4 12 बाई 2 कटाएंगे, यानी 6 होगा, तो N का मान 6 हो गया। N बराबर 6, तो जब N का मान 6 होगा तो इसका प्रसंकरण होगा sp3d2 होगा। ठीक, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण है कि XeF6 यानी कि फ्लोरीन है 6,
फिर जेनॉन को हम सेंट्रल एटम मानेंगे, ठीक ना। तो n बराबर v वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, फिर आपका सेंट्रल एटम क्या है, जेनॉन है। तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इस जेनॉन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, तो इसके लास्ट सेल में मात्र 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, फुल फिल होते हैं, ठीक, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो +8 होगा, +8 या सिर्फ 8 भी लिखेंगे। फिर प्लस m क्या है, मोनोवैलेंट एटम। तो फिर फ्लोरीन आपका मोनोवैलेंट एटम है, तो इसमें इसकी परमाणुकता 6 है। तो m का मान 6, क्या कोई धन चार्ज है, नहीं, तो 0, प्लस क्या कोई ऋण चार्ज है, तो नहीं, अब बाई 2 कर देंगे, ठीक। तो n इक्वल टू 8 6 हो गया 14, अब बाई 2 कटाएंगे 7 होगा। तो जब n का मान 7 आए तो इसका प्रसंकरण होगा sp3d3, sp3d3 होगा, ठीक। तो ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक। इसमें और चीज और पूछा जाता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे निकाला जाएगा, ठीक ना। तो लोन पेयर Lp बराबर होता है, फॉर्मूला n-m-d होता है, ठीक। तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, इस यौगिक पर कितना लोन पेयर होगा, अर्थात कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेंगे, ठीक, उसी को लोन पेयर कहते हैं। इस यौगिक पर ऐसे कितने लोन पेयर होंगे जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है Lp बराबर n-m-d। n क्या है, यानी n का मान जो आपका यहाँ आया है 7, तो n का मान यहाँ 7 भरेंगे, माइनस m, मोनोवैलेंट एटम कितना है, इसमें 6 है, तो m का मान 6 भरेंगे, माइनस d क्या है, तो डाईवैलेंट एटम, d क्या है, d है डाईवैलेंट, ग्रुप 2 और ग्रुप 16 के तत्वों को डाईवैलेंट एटम कहेंगे, जिसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक। तो इस यौगिक में कोई ऐसा डाईवैलेंट एटम नहीं है, अर्थात d का मान 0 होगा। तो 7 में से 6 हो गया 1। तो Lp यानी कि इस यौगिक पर जो सेंट्रल एटम जेनॉन है, इस जेनॉन पर कितना लोन पेयर को बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, ठीक। इसमें एक और फॉर्मूला पूछा जाता है Bp। अब जेनॉन के साथ कितना सिग्मा बंधन बनेगा, उसी को Bp बॉन्ड पेयर बोलेंगे। इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n-lp, n-lp। n का मान क्या भरेंगे, वही जो n का मान है यहाँ पर 7 आया है, ठीक। n का मान 7 भरेंगे, n का मान 7 माइनस लोन पेयर कितना आया है, इस पर 1, तो 7 में से 1 गया 6, यानी कि इस जेनॉन से जेनॉन फ्लोरीन के साथ कितना सिग्मा बंधन बनाएगा, तो 6 बनाएगा, ठीक ना। तो ये है प्रसंकरण निकालने का फॉर्मूला। ये उस सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर होगा उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Lp n-m-d, और उसमें सिग्मा बंधन कितना होगा, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है n-lp, ठीक। अगला है PCl5। P फास्फोरस, Cl है क्लोरीन यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक। तो इस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु, वो आपका फास्फोरस है, इसकी परमाणुकता सबसे कम है। तो अब इसका प्रसंकरण निकालेंगे और देखेंगे कि इस पर लोन पेयर कितना होगा, और ये भी देखेंगे कि फास्फोरस क्लोरीन के साथ कितना सिग्मा बंधन बनाएगा, ठीक। तो आप फॉर्मूला के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो n बराबर, फॉर्मूला है n बराबर v वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है। तो फास्फोरस किस ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो ग्रुप देखेंगे, ये ग्रुप किस ग्रुप में फास्फोरस है।
तो ग्रुप नंबर 15 आवर्त सारणी के ग्रुप नंबर 15 का ये फास्फोरस है। तो ग्रुप नंबर 15 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ठीक, तो V का मान यहाँ 5 भरेंगे प्लस M मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन है। ग्रुप 17 के तत्वों को मोनोवैलेंट एटम कहते हैं। तो उसी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। ठीक, तो ये क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है। अब इसमें इसकी परमाणुकता 5 है। तो M का मान क्या होगा? 5 होगा। ठीक, M का मान भी 5 होगा। माइनस C क्या है? केटायन। तो इस पर कोई धन चार्ज है? नहीं है, तो 0। प्लस कोई एनायन माइनस वाला चार्ज है? नहीं है, तो 0 और बाई 2 कर देंगे। ठीक, तो N इक्वल टू 5 5 10 हो गया बाई 2। 2 से कटाएंगे 10, 5 बार में कटेगा, तो N का मान 5। यदि N का मान 5 हो जाए, N का मान 5 हो जाए तो प्रसंकरण होगा sp3d, sp3d होगा। ठीक, अब इस यौगिक में देखेंगे, इस सेंट्रल एटम जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस पर कितना लोन पेयर होगा, माने ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेंगे। तो Lp के लिए फॉर्मूला है n माइनस m माइनस डी। तो n क्या है? यही n का मान 5 भरेंगे, 5 माइनस m क्या है? मोनोवैलेंट एटम। तो इस मोनोवैलेंट एटम इस पर कितना है? 5। तो m का मान 5, m का मान 5 माइनस d क्या है? डाईवैलेंट एटम। इस यौगिक पर कोई डाईवैलेंट एटम है, अर्थात ग्रुप 2 और ग्रुप 16 की कोई तत्व है? नहीं है, तो d का मान 0। तो 5 में से 5 गया 0, यानी Lp कितना होगा? 0। इस फास्फोरस पर एक भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है। अब देख ले रहे हैं कि सिग्मा बंधन कितना होगा। तो सिग्मा बंधन के लिए फॉर्मूला है n माइनस Lp। तो n का मान क्या भरेंगे? जो पहले आया है 5, 5 माइनस लोन पेयर कितना है? 0, 0 आया लोन पेयर। तो 5 में से 0 गया 5, तो सिग्मा बंधन कितना होगा? इस पर 5 होगा। ठीक, यानी 5 क्लोरीन फास्फोरस से जुड़ा है, इसलिए सिग्मा बंधन कितना होगा? 5 होगा। ठीक, अगला है XeOF2। XeOF2 इसका नाम होगा ज़ेनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड। ज़ेनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड। अब इसमें सेंट्रल एटम किसको मानेंगे? इसमें भी इसकी परमाणुकता 1 है, ऑक्सीजन की भी परमाणुकता 1 है, फ्लोरीन की परमाणुकता 2 है। ठीक, तो ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम माने या ज़ेनॉन को? तो इसमें ज़ेनॉन का ही सेंट्रल एटम माना जाएगा। ठीक, अब इसका प्रसंकरण हम लोग निकालेंगे कि n बराबर क्या होगा। तो n का मान इसमें ज़ेनॉन को ही क्यों माने, ऑक्सीजन को क्यों नहीं माने? क्योंकि ये ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणात्मकता को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसलिए यहाँ ज़ेनॉन ही सेंट्रल एटम होगा। तो फिर ज़ेनॉन का सेंट्रल एटम, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन का कितना होगा? 8 होगा। ठीक, प्लस मोनोवैलेंट एटम कौन है? ऑक्सीजन तो डाईवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है। तो फ्लोरीन हमारा मोनोवैलेंट एटम है। ठीक, अब इसमें इसकी परमाणुकता है 2, तो m का मान 2 होगा। ठीक, माइनस केटायन कोई धन चार्ज है? नहीं है, प्लस एनायन कोई ऋण चार्ज है? नहीं है, और बाई 2 कर देंगे। ठीक, 2 से भाग करेंगे तो n बराबर होगा 8 2 10 बाई 2, 10 बाई 2 कटाएंगे आएगा 5। तो n का मान 5। तो इसके लिए प्रसंकरण क्या होगा? n का मान 5 हो तो प्रसंकरण होगा sp3d होगा। ठीक, 3 4 और 1 5। अब n का मान 5 आ गया। अब देखेंगे इस ज़ेनॉन से कितना लोन पेयर होगा। ठीक ना,
तो लोन पेयर के लिए फॉर्मूला है n माइनस m माइनस डी। तो n का मान है 5, तो n का मान 5 भरेंगे, माइनस m का मान है मोनोवैलेंट फ्लोरीन 2 है, तो m का मान 2, ठीक। डाई, डी है डाई वैलेंट एटम, तो ऑक्सीजन डाई वैलेंट एटम होता है, यानी इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन इसमें एक ही है, तो डी का मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो 5 में से 3 गया 2, यानी इस पर लोन पेयर कितना होगा, इस ज़ेनॉन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कितनी होगी, 2 होगा, ठीक। अब इसमें सिग्मा बंधन देखेंगे कि ज़ेनॉन कितना सिग्मा बंधन बना रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला है n माइनस एलपी। n का मान कितना है, 5, तो n का मान 5 भरेंगे, माइनस एलपी, एलपी का मान कितना आया है, तो एलपी का मान 2, तो 5 में से 2 गया 3, यानी कि इसमें सिग्मा बंधन कितना होगा, 3 होगा, ठीक। सिग्मा बंधन 3, लोन पेयर 2, और इसका परसंकरण होगा sp3d होगा, ठीक। तो ये 3 फॉर्मूला याद रखिएगा परसंकरण के लिए, लोन पेयर निकालने के लिए, और बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा बंधन निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक।